अभिनंदन नमन एवं वंदन करते हैं और कार्यक्रम की प्रथम कड़ी के अंतर्गत हम मुख्य अतिथि गणों से निवेदन करते हैं कि आप ज्ञान की देवी मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम का शुभारंभ करें। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम। दीप प्रज्वलन के उपरांत मां सरस्वती एवं नेताजी के चित्र पर माल्यार्पण होगा। यह हमारा महाविद्यालय लोकबंधु राजनारायण कृषि महाविद्यालय जिस महान हस्ती के नाम पर बना है, हम लोकबंधु राजनारायण जी को सत नमन करते हुए कार्यक्रम की अगली कड़ी की ओर चलते हैं। और अब हम कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपने महाविद्यालय के संस्थापक निदेशक डॉक्टर अभिषेक सिंह से निवेदन करते हैं कि आप माल्यार्पण द्वारा डॉक्टर केसरी नंदन शर्मा जी का स्वागत करें। जोरदार तालियों से स्वागत। अब हम निवेदन करेंगे कि आप डॉक्टर राजू मांझी जी का भी माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। यह हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच बीएचयू की दो महान हस्तियां उपलब्ध हैं। बहुत कुछ हम लोगों को आज सीखने के लिए मिलेगा। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब इतनी महान हस्ती हम लोगों के बीच में हो और इतना अच्छा विषय है, विधि विशेष पर चर्चा है, प्रस्तावना एवं निष्कर्ष। इस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले डॉक्टर केसरी नंदन शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि आप इस परिचर्चा का शुभारंभ करें। डॉक्टर केसरी नंदन शर्मा। धन्यवाद अरविंद जी। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अभिषेक सिंह जी, संस्थापक निदेशक लोकबंधु राजनारायण कॉलेज, हमारे सहयोगी डॉक्टर राजू मांझी जी, यहाँ उपस्थित आलोक जी,
यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी अध्यापकगण और यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राएं। विषय चुना न चुनने के पीछे एक कारण था कि विषय से इतर हम लोग कभी विषयांतर होकर के विधि को समझने का कभी प्रयास नहीं। आज हमारा वही प्रयास है कि हम विषय से इतर होकर के वैसे ही न होते हुए भी विधि विषय बात से करेंगे, जिससे कि हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि क्या है विधि। जनरली जिस बात की सबसे ज्यादा लड़ाई होती है वो है राइट। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि राइट क्या है। कभी कभी मालिकाना हक को लेकर के भी बहुत सारे झगड़े होते हैं और कचहरी में सबसे ज्यादा झगड़े इसी बात को लेकर के होते हैं। कुछ ऐसी बातें जिन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे। आईपीसी में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। एक आदमी आता है, आपको धमका करके भी चला जाता है, कहता है मैं श्राप दे दूंगा, तुम्हारा सारा परिवार नष्ट हो जाएगा। मैं ये जल फेंक कर जाता हूँ, ये पुष्प फेंक कर जाता हूँ, तुम्हारा परिवार ऐसे ही बिलख कर मर जाएगा। ऐसा करके बोल के चलता है और आप सोचते रह जाते हैं कि क्या इसके लिए विधि का कोई व्यवस्था नहीं है क्या? ऐसी विधि की कोई उपाय नहीं है क्या? उपाय है। दैवीय कोप का भाजन बनाने का ऐसा कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से कार्य करता है, कहता है, तो आईपीसी में इसके लिए भी दंड की व्यवस्था है, धारा 508। यानी हमने कभी देखा, एक बार मैं एक प्रसंग यहाँ उठाना चाहूंगा। एक हमारे डाकिया थे, तो वो आते थे, चिट्ठी पहुंचाते थे। बार बार मैं उनकी यहाँ, इसलिए मैं प्रसंग बता रहा हूं क्योंकि उसका संदर्भ इसी से है। तो वो अपनी दाढ़ी बढ़ा रहे थे कुछ समय तक। इसका बुरा मानने वाली कोई बात नहीं होगी, हम जैसे जो लोग हैं इस तरह से आजकल तो व्यवहार में है। तो वो मैंने पूछा क्यों बढ़ा रहे हैं, ऐसी अपनी दाढ़ी क्यों बढ़ा रहे हैं? तो उन्होंने एक व्यक्ति को कर्ज दे रखा था। वो कहते थे कि हम इसलिए दाढ़ी बढ़ाएंगे कि जब तक वो मेरा कर्ज वापस नहीं देगा, यह अभिशाप के रूप में वह उसके लिए, पूरे उसके परिवार के लिए अभिशाप होगा। तो मुझे भी लगा कि इसका क्या संबंध है इससे। अच्छा, हम लोग भी उस समय इन सारी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन मुझे समझ में आया कि इसके लिए जब हमने देखा तो इसके लिए भी दंड की व्यवस्था है आईपीसी में। हमारे भारतीय दंड संहिता आईपीसी में इसके लिए दंड की व्यवस्था है, धारा 508। एक बार ऐसे ही प्रसंग में हम लोग बात कर रहे थे, तो बच्चों ने ऐसे ही पूछा कि सर ये बताइए, अटेम्प्ट के लिए जहां कहीं भी अटेम्प्ट की कोई व्यवस्था है, अटेम्प्ट के लिए किसी धारा में यदि दंड की व्यवस्था है तब तो हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां कहीं दंड की व्यवस्था नहीं है उसके लिए एक धारा 511 है हमारे यहाँ आईपीसी में, वही सबसे अंतिम धारा है। क्योंकि आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप अंतिम धारा तक पहुंचे नहीं होंगे, ऐसा मुझे भी ज्ञात है। लेकिन धारा 511 जो अंतिम धारा है वो अटेम्प्ट के बारे में बताता है, प्रयत्न के बारे में बताता है। यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है जो कारावास से दंडनीय है या फिर आजीवन कारावास से दंडनीय है, तो उसके लिए कहा गया कि उसके लिए
आधा, उसका पूरा जितना है दंड उसका आधा दिया जाएगा यदि वह प्रयत्न के लिए दोषी है तो मेरे मन में आया कि ये आजीवन कारावास का आधा कितना होगा। मैं पूछूं विद्यार्थियों से, ये आजीवन कारावास का कितना आधा होगा? ये कठिन प्रश्न था, आसान प्रश्न नहीं था। कौन कितना जिएगा? किसी ने अधिवसिता की आयु या कुछ ऐसे ही बताया, कुछ ने एवरेज निकाल करके ऐसा बताया कि एवरेज ऐसा होता है, तो वहां से कि इतना है उसका आधा ले लेंगे। किसी ने कहा 75 साल, किसी ने कहा 80 साल, किसी ने कहा 65 साल। लेकिन यह तो उत्तर था ही नहीं, इसका उत्तर स्वयं आईपीसी में ही दी गई है, आईपीसी में ही उसकी व्यवस्था है। अच्छा, मुझे ये लगा कि इसका वास्तव में आधा कैसे हो सकता है आजीवन कारावास का? जो आजन्म आप कितना जिएंगे आपको पता नहीं, आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता कितना जिएंगे, अगले क्षण मर जाएगा। तो अगले क्षण मर जाएगा इस बात की आपको खुद भी नहीं पता कि हम कितना जिएंगे, तो उसका आधा कैसे करेंगे? तो इसका जो उत्तर है वो धारा 57 में दी गई, धारा 57। तो उसने कहा दंडावधि की जो भिन्न है, यानी हम जब भिन्न करेंगे 1/2, 1/3, 1/4, ये जो भिन्न है फ्रैक्शन करेंगे, तो फ्रैक्शन करने में क्या करेंगे? आजीवन कारावास का मतलब 20 वर्ष निकाला जाएगा। जब दंडावधि की जब भिन्न हम करेंगे, यानी हम आजीवन कारावास को यदि भिन्न में बदलेंगे, तोड़ेंगे, 1/2 करेंगे या 1/3 करेंगे, तो वह क्या हो जाएगा? मान लिया जाएगा उसका कितना होगा? 20 वर्ष। और 20 का आधा कितना होगा? आसान हो गया। लेकिन हम आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जिन्होंने आईपीसी पढ़ा भी है, लेकिन हम उस चीज को उस तरह से नहीं देखते, या हमारा संदर्भ हमने कभी इस तरह से देखा ही नहीं। हम पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि आजीवन कारावास या कारावास का आधा हो जाएगा, लेकिन यदि कारावास का दंड 7 साल है तो उसका आधा करना आसान है। यदि कारावास का दंड यदि 10 साल का है तो उसका आधा करना आसान है, लेकिन आजीवन कारावास का आधा करना बड़ा कठिन है। तो इसीलिए उसका उपाय धारा 57 में ही दे दी गई, जहां कहा गया कि यदि फ्रैक्शन करना है, आजीवन कारावास को फ्रैक्शन करना है, दंड का भाग करना है, उसको दंड को तोड़ना है, 1/2 या 1/3 में करना है, तो ऐसी स्थिति में उसकी अवधि मान ली जाएगी। ऐसा करके ऐसी व्यवस्था देनी। तो हमने ये देखा कि इस तरह के बहुत सारे ऐसी चीजें हैं आज के कचहरी में। मैक्सिमम केसेस इस बात को लेकर के हैं कि ये तेरा है, ये मेरा है, वो कहता है ये मेरा है। इसी बात को लेकर के लड़ाई है, अर्थात ओनरशिप को लेकर के लड़ाई है, ये मालिकाना हक को लेकर के लड़ाई है। तो मालिकाना हक को समझना भी कि ये मालिकाना हक है क्या, पहले ये जान लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब कोई कहता है कि यह मेरा है, तो ऐसे तो किसी का भी सामान लेकर के आप कहें ये मेरा है, ये तो बड़ा ही दुष्कर कार्य हो जाएगा। और वो पोजीशन ले लेना मात्र ही, कूली कहेगा ये तो मैं जो धो रहा हूं वो तो मेरा है क्योंकि वो मेरे पोजीशन में है। और कहा भी जाता है कि पोजीशन इज 90% ओनरशिप। पोजीशन क्या है? 90% ओनरशिप है। 90% जो है वो ऐसा लगता है, प्रतीत होता है कि वो मालिक है उसका, ऐसा लगता है, होता नहीं। इसलिए तो कहा गया कि जो चोरी का अपराध होता है वो मालिकाना हक के विरुद्ध
नहीं होता। किसके विरुद्ध होता है? पोजीशन की। यानी अच्छा, सबसे बड़ा सवाल एक विद्यार्थी ने ऐसे पूछा, कहा कि सर यदि चोरी करने वाला चोर ही अपने पास बाइक चुरा करके ले आया और उसका बाइक चोरी हो गया, वही चोरी वाला बाइक चोरी हो गया, क्या यह चोरी है कि नहीं? सर एक सामान्य सा प्रश्न था, लेकिन ये कठिन प्रश्न था उस बात को समझने के लिए कि आखिर में ये पोजीशन को, जिस पोजीशन की बात की जा रही है, जिस ओनरशिप की बात की जा रही है, कि क्या चोरी ओनरशिप के खिलाफ होता है या पोजीशन के खिलाफ होता है। तो इस बात को समझने के लिए ही कि तो चोर ने चोरी की, बाइक चोरी की, अपने यहां रखा, चोरी करके अपने यहां रखा हुआ, उसके घर से वो बाइक चोरी हो गई, क्या यह चोरी है कि नहीं? तो बिल्कुल है, चोरी बिल्कुल है। कारण कि यह कब्जे के विरुद्ध होता है, मालिकाना हक के विरुद्ध नहीं होता। चोरी हमेशा, चाहे वो किसी के कब्जे में हो, आपका मित्र आप यहां बाइक रख करके चला गया और वो चोरी हो जाए, आप कहेंगे मेरा नहीं है, या आप पुलिस वाला बोला कि नहीं आपका नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये चोरी हो गया? आपका तो नहीं है, ये तो आपके मित्र का है। तो ऐसी स्थिति में बड़ा जुमर होगा। तो ये कहने का मतलब हमारा ये है कि जहां कहीं भी इस तरह से आप चीजों को देखते हैं, वहां पर ये बात होती है। तो मालिकाना हक की भी एक बड़ी समस्या है कि कोर्ट में ज्यादातर केसेस इसी बात को लेकर के हैं कि ये मेरा है। कहते हैं कि जब कभी संपत्ति, किसी भी संपत्ति, आप कोई भी संपत्ति ले लीजिए, जब संपत्ति से संबंधित सभी राइट, सभी अधिकार एक व्यक्ति में निहित हो जाए, तो वह उसका मालिक हो जाता है। वो कई व्यक्तियों में निहित हो जाए तो सभी उसके मालिक हो जाएंगे। एक संपत्ति से संबंधित सभी अधिकार जब किसी व्यक्ति में शामिल हो जाते हैं तो वह उसका मालिक हो जाता है। तो कोई भी संपत्ति, जो कोई भी है, यदि उससे कहते हैं कि तो सर क्या राइट टू डिस्ट्रॉय भी होगा ना मेरे पास? एक विद्यार्थी ने पूछा कि राइट टू डिस्ट्रॉय है क्या? मुझे नष्ट करने का भी अधिकार है क्या? चीज आपकी है तो आप फाड़ दीजिए, फेंक दीजिए, जला दीजिए, काट के फेंक दीजिए, वो तो आपका है, वो आपकी संपत्ति है। लेकिन क्या नोट को फाड़ करके फेंक देंगे क्या? ऐसा संभव नहीं। क्यों? क्योंकि विधि भी यहां पर काम करके कहता है कि नोट को आप फाड़ नहीं सकते, इसको जला, यद्यपि वो आपका है, वो 20 का नोट, 100 का नोट, कुछ भी हो, वो यदि आपका है तो कहेंगे कि मैं तो इसको जलाऊंगा, ये तो मेरा है। लेकिन आप उसे नष्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके लिए भी लॉ है कि आप ऐसी करेंसी को आप नष्ट नहीं कर सकते, फाड़ नहीं सकते, जला नहीं सकते। तो कहीं कहीं संपूर्ण अधिकार तो होता है, परंतु डिस्ट्रॉय करने का अधिकार नहीं होता, संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार नहीं होता। कभी कभी मेरा मकान एकदम शहर के बीच में है, ऐसी जगह पर है जहां पर मकान ही मकान है अगल बगल, और मैंने कहा ये मेरा मकान है, मैं इसको जलाऊंगा, और इससे क्या होगा? अगल बगल के सारे मकान जल जाने का एक बड़ा खतरा रहेगा। तो जब ऐसी बात दिमाग में आती है, अरे ये तो पूरा का पूरा मकान, अगल बगल सारे मकान जल जाएंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको जलाने से रोक दिया जाता है। कहते हैं कि आप ऐसी संपत्ति को जला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उससे आप सिर्फ प्रभावित नहीं हो रहे हैं। ऐसा होता कि आपकी अपनी खुद की संपत्ति होती और एकदम अलग जगह पर होती, जिससे कि और अन्य प्रॉपर्टी प्रभावित नहीं होती, तो निश्चित रूप से आप ऐसा कर सकते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके अगल बगल में बहुत ढेर सारी संपत्ति है जिसके नष्ट हो जाने का
जिसके लिए खतरा पैदा हो सकता है, इसलिए उसे नष्ट करने का अधिकार नहीं। यद्यपि आपको सभी मामले में, लगभग सभी मामले में वो सारे अधिकार होते हैं। कुछ भी करने का सारा, जितने अधिकार आप कल्पना कर सकते हैं, वो सारे अधिकार जब एक व्यक्ति में किसी वस्तु से संबंधित हो जाए तो वह उसका हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि वो मालिक है। अब बात आ गई कि उसी बीच में एक विद्यार्थी ने पूछा कि सर, आपने तो कहा कि जब सारे अधिकार किसी व्यक्ति में निहित हो जाते हैं, ये अधिकार क्या होता है? आप कम से कम इस बात पर प्रकाश डालिए कि अधिकार क्या होता है। तो ये हुआ कि भाई अधिकार, ये भी तो एक बड़ा प्रश्न है, इतना आसान नहीं है कि अधिकार को हम इस तरह से व्याख्यायित कर दें। मैंने उसको समझाने के लिए ये कहा कि आज मेरा जो है मन कर रहा है कि मैं बाहर में जाऊं और एक व्यक्ति सामने जो भी खड़ा हो मैं उसको एक थप्पड़ मारूं। मेरा मन कर रहा है। तो क्या आपको ऐसा अधिकार करने का अधिकार है क्या? मुझे बाहर में जाकर के किसी व्यक्ति को गाली देने का मन कर रहा है, मैं बाहर में जाकर के गाली देना चाहता हूं, जो कोई भी मिलेगा मैं उसे गाली दे दूंगा। क्या ऐसा करने का अधिकार है क्या? तो जब ये बात मेरे दिमाग में आई कि आप ऐसा कर सकते हैं क्या, अधिकार होगा तभी तो कर पाएंगे, अधिकार नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये जो है, इसको समझने के लिए मैंने कहा कि देखो, अधिकार वो होता है जिसे विधि प्रोटेक्ट करती हो। जिसे विधि प्रोटेक्ट नहीं करती वो अधिकार नहीं होता, वो हित है। अधिकार क्या है? एक हित है, व्यक्ति का हित है। और जिसे विधि क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। विधि उसे संरक्षित करने का काम करती है, सुरक्षित करने का काम करती है। यदि वो विधि द्वारा सुरक्षित नहीं है तो वो अधिकार हो ही नहीं सकता। विधि द्वारा वो समर्थित नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है, तो वो कभी भी अधिकार नहीं होगा। तो ये कि किसी व्यक्ति का हित हो जिसे लॉ प्रोटेक्ट करे, और मेरा हित जो है क्या है? तो कहता है कि वो आपकी अपेक्षा, आपकी अपनी इच्छा और अपेक्षा है। हमारा जो हित है, व्यक्ति कहता है ना, हित को प्रोटेक्ट, किसी भी व्यक्ति के हित को प्रोटेक्ट करना। कोई भी व्यक्ति है, उसकी अपनी कुछ इच्छा होगी, कोई भी व्यक्ति होगी, उसकी अपनी एक अपेक्षा होगी, दूसरे मेरे साथ कैसा व्यवहार करे। यदि वो विधि द्वारा प्रोटेक्टेड है तो ऐसा हित क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है, अन्यथा नहीं होता। तो इस तरह की जो बात है, कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि जिस बात को लेकर के सबसे ज्यादा बड़ी समस्या होती है वो है हमारा मालिकाना हक, स्वामित्व जिसे कहते हैं, ओनरशिप जिसे कहते हैं, उसी को लेकर के सारे झगड़े हैं कि यह हमारा है। तो क्या इस बात को समझने के लिए मैंने पहले भी इन सारी चीजों को बताया। वैसे आईपीसी में ऐसे बहुत सारी चीजें हमने देखा है कि शराब पी करके गाली गलौज कर रहा है, सड़क पे जा रहा है, जो कोई भी मिल रहा है उसे गाली गलौज कर रहा है। आप धीरे से बच करके निकल जाते हैं कि अरे जाने दो, ये तो शराबी आदमी, इसके मुंह मत लगो। तो ऐसा करना, क्या इसके लिए भी कोई दंड है कि नहीं है? दंड की व्यवस्था है कि नहीं है? इसके लिए भी दंड की व्यवस्था है। आईपीसी में इसके लिए दंड की व्यवस्था धारा 510 में दी गई है, जहां पर यह कहा गया कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति पब्लिक में ऐसा कुछ करता है, गाली गलौज करता है, शांति भंग करता है, शराब पी करके शांति भंग करता है,
शांति भंग करता है तो ऐसी स्थिति में उसे दंड दिया जाना चाहिए और 24 घंटे तक के कारावास की व्यवस्था है। हमारा सिर्फ ये, हम चीजों को इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ये बता सके, ये जानकारी दे सके कि विधि तो बहुत सारी चीजों में आपको यहाँ वहां आप पढ़ते भी रहते हैं, ऐसा नहीं कि आप पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन हमारा उस तरह से यानी उस व्यवस्था के अनुरूप हम समाज में कैसे क्या हो रहा है उसके अनुरूप उसे देखने का प्रयास नहीं करते। इसीलिए ये बड़ी बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जहां कहीं भी इन सारी चीजों को समझने की है, जहां इन सारी चीजों को क्या होता है, अक्सर कभी-कभी एक्सीडेंट होता है तो व्यक्ति सबसे पहला जो मृत व्यक्ति है उस मृत व्यक्ति के हाथ में या तो सोने की कभी-कभी माने घड़ी होगी, गले में सोने की चेन होगी, उसका बैग होगा या कोई पर्स होगा, उस पर्स से उसमें पैसे होंगे। तो क्या होता है कि पहले व्यक्ति जो पहुंचता है या देखता है, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सहायता के लिए जाते हैं, कुछ लोग होते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो यह देखने के लिए जाते हैं कि कुछ है क्या उसके पास, उसके शरीर पर कुछ है क्या, चेन है क्या, उसकी अंगूठी वगैरह है क्या, उसके पर्स में कुछ है क्या, घड़ी है क्या। तो कहते हैं कि जब वह मृत व्यक्ति के ऊपर से ही इस प्रकार, चूंकि मृत व्यक्ति की तरफ से कोई सम्मति देने वाला नहीं है, जब कोई आपकी सम्मति के बगैर आपकी वस्तु को ले लेता है तो वो चोरी है। लेकिन वहां वस्तु की अनुमति देने वाला कोई नहीं कि हमारा चेन लेना है नहीं लेना है या कोई इस तरह की बात की उसके लिए अनुमति देने का काम वहां, वो तो मृत पड़ा हुआ है, उसकी तरफ से अनुमति देने वाला कोई नहीं है और आप हैं कि बस उसका चेन निकाले और लेकर के चले गए। आपने कोई अपराध किया कि नहीं, आप कहेंगे कि वो तो सम्मति देने की स्थिति में था ही नहीं, मैंने जो निकाला वो तो मैंने इसलिए निकाल लिया कि कहीं दूसरा कोई चोरी न करे। लेकिन आपने क्या किया, उसका निकाल करके अपने पास रखा, आप लेकर के चले भी गए। तो आपने ऐसा कार्य किया जिसके लिए दंड की व्यवस्था है आईपीसी में 404 में अलग से ही व्यवस्था है। तो हमारा मतलब यह है कि ऐसी सारी व्यवस्थाएं हमारे पास हैं जिनको हम सामान्य तरीके से यानी सामान्य रूप से भी हम उसे देखते हैं, करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी हमारा कभी इस प्रकार से ध्यान उस विधि की तरफ नहीं जाता जिसके चलते हम उसको जो है ऐसा कह सके कि हाँ इसके लिए ये दंड की व्यवस्था है और इस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, इसके खिलाफ रिपोर्ट होना चाहिए। और रिपोर्ट से बात क्या भाई, यहाँ पर कोई किसी के घर में परिवार में पुलिस वाले हों तो अन्यथा न लेंगे, क्योंकि मैं एक बात जो बताने जा रहा हूं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। वो ये है कि जब कभी भी किसी षड्यंत्र में कोई पुलिस वाला शामिल हो, ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपको बताऊंगा क्योंकि हमारे पास एक इस प्रकार के उदाहरण है कि जब कोई पुलिस वाला किसी भी ऐसे अपराध में खुद शामिल हो तो कभी भी डायरेक्ट धारा ना लिखाएं। उसके खिलाफ यदि आपको रिपोर्ट करनी है तो षड्यंत्र के अंतर्गत आप उस धारा माने जो कुछ भी है करना तो आप षड्यंत्र के अंतर्गत आप उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएं। उसका कारण यह है कि षड्यंत्र कहीं से बैठकर भी किया जा सकता है और वो पुलिस वाला फिर अपने बचाने में समर्थ नहीं, क्योंकि पुलिस वाला 24 घंटे ड्यूटी में रहता है, वो कहता है मैं तो ड्यूटी में हूं। कारण यह है कि मैंने एक मेरे साथ एक हमारे सीनियर थे, उनके भाई थे, उन लोगों का ठेकेदारी का काम था,
एक दरोगा भी थे, दोनों लोगों का पार्टनरशिप था, उनके बड़े भाई और दरोगा का दोनों का पार्टनरशिप था। दरोगा जी की पोस्टिंग में कुछ मानवन हो गया था और दरोगा जी की पोस्टिंग हो गई थी जौनपुर में। वो ड्यूटी में हैं, कहां जा रहे हैं अपने मूवमेंट को बताए बिना वहां से निकल करके आए और उनके भाई को अर्थात अपने पार्टनर को गोली मार करके वापस चले गए। और जब वहां गए, जब इनके खिलाफ डायरेक्ट एफआईआर दर्ज कराई गई कि ये हत्यारे हैं या हत्या इन्होंने किया है, तो वो बहुत आसानी से बच निकलेंगे। क्यों? कारण क्या था? क्योंकि उसका कारण यह था कि वो कह सकते हैं कि हम तो ड्यूटी पर थे, हम कैसे वहां पर हो सकते हैं? एक व्यक्ति दो जगह कैसे हो सकता है? मैं तो ड्यूटी कर रहा हूं, या तो मैं हत्या कर रहा हूं या तो ड्यूटी कर रहा हूं। तो इस बात का ही इस तरीके से वो अपने आप को बचाने में समर्थ हो जाते। तो एक हमारे उसी बैच के माने सीनियर ही थे, उन्होंने ही ये बताया। वो उस समय लंका थाना के थानाध्यक्ष भी थे, उन्होंने सलाह दिया कि नहीं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जब कभी भी किसी भी पुलिस वाले के खिलाफ इस तरह का रिपोर्ट दर्ज कराना हो तो आपको क्या करना चाहिए? षड्यंत्र के अंतर्गत आपको ऐसी रिपोर्ट दिखानी चाहिए। इसका हमारा ये जो कहने का तात्पर्य है वो यही है कि हम कभी भी हम तो डायरेक्ट जाएंगे, हाँ ठीक है वो हत्या, हम जानते हैं कि उन्होंने हत्या किया है, हम देख भी रहे हैं कि हत्या कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वो बच करके निकल जाएंगे। ऐसा भी मैं जानता हूं कि वो बच करके निकल भी जाएंगे, क्योंकि वो ये बहाना करके निकल जाएंगे कि क्योंकि मैं दूसरी जगह ड्यूटी पर। और हर कोई जो है प्ली ऑफ एलिबाई, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जो एविडेंस पढ़ चुके होंगे, तो उनको मालूम होगा कि हम अन्यत्र होने का बचाव भी ले लेते हैं। आपने देखा होगा कि एक बार अमिताभ बच्चन फिल्म में एक अपराधी को मारने के लिए वो ट्रेन में सफर कर रहे थे, टिकट ट्रेन का था, बीच में उतरते हैं, अपने जिसको जो व्यक्ति है जिसको वो मारना चाहते थे, जो विलेन था, उसको मार करके फिर आगे से कार से ही ट्रेन को फिर आगे जाकर के पकड़ लेते हैं, फिर अपनी जगह जाकर के बैठ जाते हैं। वो दिखाने का प्रयास करते थे। ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक व्यक्ति ट्रेन में यात्रा भी कर रहा हो और वहां जाकर के हत्या भी कर दे? ऐसा संभव है क्या? तो इन सारी बातों को लेकर के वो अपनी बचाव का भी तर्क इस प्रकार से ले सकते हैं। तो ये एक बहुत प्रासंगिक बात है कि कभी भी इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर सकता है। तो यहां पर दो इस प्रकार की बातें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। एक षड्यंत्र की बात आई तो षड्यंत्र से ही एक विद्यार्थी ने पूछा कि सर षड्यंत्र को षड्यंत्र क्या होता है? षड्यंत्र तो सुना है, लेकिन षड्यंत्र क्या होता है ये हम नहीं जानते। तो कोई भी यदि कोई व्यक्ति है, और यहां पर एक से अधिक व्यक्ति होना जरूरी है, किसी भी षड्यंत्र के लिए एक से अधिक व्यक्ति का होना जरूरी है। सबसे मूल बात जो सबसे मूल है वो यही, कोई अकेले षड्यंत्र नहीं कर सकता, इसके लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। अब कहता है कि कोई अवैध कार्य करने के लिए यदि सहमति हो जाती है, करने या करवाने के लिए सहमति मात्र, अवैध कार्य को करने के लिए सहमति मात्र हो जाती है, सहमति मात्र। एक ऐसे ही केस था, उस केस में क्या हुआ कि एक महिला थी, वो पहले से विवाहित थी, पति से अप्रसन्न रहती थी,
उसका एक प्रेमी भी था। तो उसने क्या किया, महिला ने सो कहा, दोनों आपस में बात भी करते थे और पहले मोबाइल जैसा कोई सिस्टम नहीं था, तो पत्र के माध्यम से, सारे पत्र व्यवहार के माध्यम से अपनी बातों को कहा जाता था। अपनी बात को महिला ने कुछ कहा और उसके जो व्यक्ति था, जो प्रेमी था, वो भी जो है अपनी बात को कहता है। तो उसने एक पत्र में, अब सारे पत्र तो वही थे, लेकिन एक पत्र में लिखा कि कब तक तुम इसे हटाओगे रास्ते से। तो उसका प्रेमी भी लिखता है कि जल्द ही इसको हम हटा देंगे, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूं। क्या हो रहा है कि एक बात कही गई और उस पर सहमति व्यक्त कर दी गई, और वो व्यक्ति जो है, उसका जो प्रेमी था, उसने एक हायर किया, एक किलर को, कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया, सुपारी दिया। तो सुपारी दिया, फिर उसके बाद वो आया, वो मारा और मार करके भागने लगा। तो गांव वाले पकड़ लिए और अभी भी उसकी नाक से धुआं निकल रहा था, वो बचाव भी नहीं ले सकता था। तो ऐसी स्थिति में जब बचाव भी नहीं ले सकता था, तो उसको ये हुआ कि अब क्या, अब तो पकड़ लिए गए हैं। तो उससे पूछताछ की जाने लगी कि गांव वालों ने पूछा कि आखिर में तुम कहां हो, किस गांव के, तो देखते नहीं है, आपकी क्या दुश्मनी थी, ये सारी चीजें हो रही हैं, बात पूछी जा रही है। तब तक उसमें से एक व्यक्ति चला गया थाने, और थाने से जो है पुलिस भी आ गई। पुलिस ने पूछा, पूछताछ कर ही रही थी कि जो दूर से उसका प्रेमी था, जिसने मरवाया था, वो देख रहा था। उसको ये भय था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलर है वो मेरा नाम ले ले। और आप जानते ही हैं, तो वो पहुंचा, दूर से देख रहा था, उसे शक था, धीरे धीरे वो पहुंच भी गया, नजदीक पहुंच गया। तो वो लगा ओवर स्मार्ट बनने का मतलब वो जाकर के कहने लगा, इसको तो मैंने कहीं नहीं देखा, ये गांव का तो लगता नहीं है, ये तो हमारे गांव का नहीं है। तो अपने ही कहा कि तुम कहां से आ गए, ये सब सारी चीजें ऐसा प्रिटेंड कर रहा था, ऐसा बहाना बना रहा था कि मानो वह मुझसे कहीं से संबंधित नहीं है। यह दिखाने का प्रयास कर रहा था कि वह उससे संबंधित नहीं है, इस हत्या से कहीं से उसका ताल्लुक नहीं है। तो ये दिखा करके वो बचना चाहता था, कहीं मेरा नाम ना ले ले, ऐसा सोच करके वो अपनी बात को, तो पुलिस वाले तो ऐसे भी आप जानते ही हैं, तुरंत वो कहा कि आप इतने क्यों स्मार्ट बन रहे हो भाई, मैं पूछ रहा हूं, आप क्यों इतना ज्यादा उतावले हो रहे हैं। कहने नहीं सर, वो मैं ऐसे ही कह रहा था, इसको कभी मैंने नहीं देखा अपने गांव में। तो नहीं देखा तो चुप रहो, हम लोग पूछ रहे हैं। कहने नहीं सर, वो मैंने ऐसी ही बात कही। तो उसको तब ये धीरे धीरे जब खोजबीन होने लगी, तो पता चला कि वो जो पत्र लिखे गए थे वो पत्र मिल गए, और वो पत्र मिल गए तो सारे जो पत्र थे वो जब इकट्ठे किए गए तो उसमें अधूरे से लग रहे थे। उसकी सहमति कहीं और थी, सहमति का पत्र तो उस प्रेमी के पास मिलता, उसके घर से मिलता। उस महिला को पकड़ लिया गया, उससे पूछताछ की जाने लगी कि ये अपने पति को क्यों हटाना चाहती है। ये सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें चल रही थी। वो पत्र, आधा पत्र ऐसा लग रहा था कि कहीं इसका कुछ पार्ट कहीं और है और ये कुछ पार्ट यहाँ पर है। महिला से पूछताछ की गई, महिला ने बताया, उसका नाम ले लिया। नाम लिया तो जब पत्रों को इकट्ठा किया गया तो उसमें ये दिखाया गया कि दोनों ही सहमत थे। वो मरवाने के लिए ये बात कह रही थी और उसका जो प्रेमी था वह उस पर सहमति व्यक्त कर रहा था। तो इतना ही यदि होता, न भी होती हत्या, तो भी यह पर्याप्त माना जाता, सहमति मात्र ही पर्याप्त हो जाती।
लेकिन यदि कार्य अवैध नहीं है, अवैध तरीके से किया गया है, तो कोर्ट एक्ट यानी कार्य का किया जाना जरूरी होता है, उसमें कुछ न कुछ कार्य किया जाना चाहिए। तो इसीलिए ये जरूरी है कि इसके दो पार्ट है, यानी षड्यंत्र में भी दो पार्ट है। अवैध कार्य का किया जाना, इसमें सहमति मात्र ही पर्याप्त है, और ऐसा जो कि जहां पर कहता है कि नहीं कि कार्य अवैध नहीं है, लेकिन अवैध साधन से, अवैध तरीके से यदि वो की गई है, तो उसमें सहमति मात्र ही पर्याप्त नहीं है, उसके अलावा भी कुछ कार्य होने चाहिए। जब हम लोग इस विषय के लिए यहाँ पर जब बात हो रही थी कि भाई आपको हम लोगों को बोलना है, हमने कहा कि हमको चूंकि विषय पर हम लोग होंगे तो आज व्यक्ति जो है उस एक विषय पर बात करते करते बोर हो जाता है। हम लोग का विधि विषय भी होना चाहिए ताकि हम चर्चा पर चर्चा यानी अर्थात इस पर बात कर सके, इस बात को बता सके, कुछ जो है विषय से संबंधित कुछ रुचि पैदा कर सके, ऐसी उम्मीद के साथ यही सारी चीजों को डिस्कस करने के लिए हमने अपनी सहमति व्यक्त करी। यह हुआ कि विधि संविधान दिवस भी मनाया जाना है, और संविधान दिवस उस समय तो संभव नहीं था क्योंकि 26 तारीख को छुट्टी थी, 27 को भी छुट्टी हो गई। तो चूंकि ये हुआ कि नहीं संविधान दिवस की भी बात हो तो उस पे ज्यादा प्रासंगिक होगा, क्योंकि विषय तो है लेकिन उन विषयों के अलावा संविधान दिवस भी था जो 26 नवंबर को था। 26 नवंबर अर्थात उस दिन हमारा संविधान मतलब के तैयार हुआ था। इसमें जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने इसके सारे जो प्रयास थे वो किए। उन्होंने बहुत सारी चर्चा भी कराई, अपने खुद भी बहुत सारे प्रसंगों पर उन्होंने अपने तर्क को भी दी। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा खेद था वो बी.एन. राव का था। बी.एन. राव जो सलाहकार थे, बी.एन. राव एक ऐसे व्यक्ति थे जब ये सारा जब ड्राफ्टिंग हो रहा था तो उसमें आर्टिकल 21 को लेकर के बड़ी समस्या हो रही थी। आर्टिकल 21 जिसमें लिखा था कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब ये समस्या ये थी कि बहुत सारी बातें उस पर हो रही थी, पर्सन को लेकर के बात हो रहा था, पर्सनल लिबर्टी को लेकर के बात भी हो रहा था। ये सारी पर्सनल लिबर्टी को लेकर के लिबर्टी और उसमें भी पर्सनल दैट इज क्वालिफाइड बाय पर्सनल, तो इस बात को भी लेकर के चर्चा हो रही थी और ये तमाम सारी चीजें चल रही थी। खैर इन सारी चीजों पर हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब बी.एन. राव यहां जो जोड़ा गया था अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, उसी बात को लेकर के बी.एन. राव समझने गए थे, कहां अमेरिका समझने गए थे। वहां फ्रैंकफर्टर जो है चीफ जस्टिस थे। फ्रैंकफर्टर एक ऐसे चीफ जस्टिस थे जो एकेडमिशियन थे। हमारे यहां भी प्रावधान है, हमारे यहां भी प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट में कोई भी जज बन सकता है जो एकेडमिशियन है, स्कॉलर है, लॉ का स्कॉलर है, वो बन सकता है, लेकिन कभी बना नहीं। एक दो बार पीके त्रिपाठी को ऐसा ऑफर आया था जैसा माना जाता है, पीके त्रिपाठी ने मना कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट में उनका जो है उनको कोट किया गया है, बहुत सारे। पीके त्रिपाठी की जो बुक है वो हिंदी में है और हिंदी में ही वो बहुत बढ़िया है। उनकी जो किताब थी अब तो आउट ऑफ प्रिंट है, लेकिन वो बहुत अच्छी किताब उन्होंने लिखी और उसको जो है जब पढ़ेंगे तो आपको आधे से ज्यादा बातें अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। तो वो जब बी.एन. राव वहां गए, फ्रैंकफर्टर से मिले, तो वो ड्यू प्रोसेस को समझने गए थे। आर्टिकल 21 पढ़ा होगा तो या पढ़ रहे होंगे तो उसमें ड्यू प्रोसेस को समझने के लिए, जो कि मेनका गांधी के केस के बाद ड्यू प्रोसेस को बहुत ज्यादा
एक ऐसी व्यवस्था के रूप में मान लिया गया कि नहीं ये तो व्यवस्था है ही। तो ड्यू प्रोसेस को ऐसा मान करके कि ड्यू प्रोसेस को समझने के लिए ही कि ड्यू प्रोसेस से क्या होगा, क्या दिक्कतें आएंगी, यही समझने के लिए फ्रैंकफर्टर के पास गए। उन्होंने पूछा कि यदि हम ड्यू प्रोसेस अपने यहां रख दें आर्टिकल 21 में तो क्या दिक्कत होगी। कहा कि ड्यू प्रोसेस एक ऐसा वर्ड है जिसको समझने के लिए ही अमेरिका जैसे जगह पर 40% यानी मोर देन 40%, 40% से ज्यादा केसेस वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, यही समझने के लिए कि ड्यू प्रोसेस क्या है। तो जब इसको समझने के लिए हमारे यहां 40% से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और जबकि हमारे यहां लिटरेसी रेट बहुत है, इसके बावजूद भी जब 40 मोर देन 40% केसेस आर पेंडिंग इन द कोर्ट, तो हम आपका तो नया नया लोकतंत्र है और आपके यहां लिटरेसी रेट भी कम है, तो पता नहीं हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हम आपको हां कहें या ना कहें कि हां आप इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, आप अपनी व्यवस्था में उसको ले लीजिए। ऐसा मैं यह सलाह नहीं देना चाहूंगा। बाकी तो आप, मैंने बता दिया कि 40% से ज्यादा केसेस इस बात को समझने के लिए ही कोर्ट में पेंडिंग है कि यह ड्यू प्रोसेस होता क्या है। तो वो जो बड़े निराश हुए, निराश होकर के आए और हमारे यहाँ और उन्होंने ये जो व्यवस्था दी हमारे यहाँ अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, वो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से दिया। तो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लिखा हुआ था वैसे ही उसको जो है वैसे ही लेकर के हमारे यहाँ अपने यहाँ व्यवस्था में उसको डाल दिया। लेकिन इससे समस्या उत्पन्न हो गई, आपको पता है इससे समस्या क्या उत्पन्न हो गई। एक हमारे यहाँ आईपीसी में धारा थी, वो सबसे बड़ी और सबसे माने सीवियर दंड था उसके लिए 303 यानी 303, 302 के बाद 303 जो धारा थी, जो अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, निष्प्रभावी है, जो प्रभाव में नहीं है, प्रभावहीन है, वो व्यवस्था 303। उसमें क्या था, यदि कोई व्यक्ति आजीवन कारावास भोगते हुए यदि किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है तो वह उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मृत्यु दंड था। अच्छा, मृत्यु दंड था, आप आजीवन कारावास भोग रहे हो, आपने किस लिए मारा ये नहीं सुनना है मुझे। वो मुझे गाली दे रहा था, वो मुझे मारने का प्रयत्न कर रहा था, वो अपने प्राइवेट डिफेंस में उसको मारा है, यह भी सुनने को तैयार नहीं है। कहा कि नहीं, यह तो मार दिया, प्राइवेट डिफेंस में मारा, ये पूछने वाला कोई नहीं है। यदि मार दिया तो आपको सिर्फ फांसी है, इस बात की व्यवस्था थी। इससे बड़ा सीवियर दंड क्या हो सकता था। और लिखा भी क्या था आर्टिकल 21 में कि जो कोई भी विधि के अनुरूप होगा उसी अनुसार उसे दंड दे दिया जाएगा। According to procedure established by law, any person can be deprived of his life. आप जो है विधि ये कह रहा है कि नहीं, विधि ने कहा कि नहीं ऐसा व्यक्ति होगा जो आजीवन कारावास भोग रहा है और यदि उसके लिए उसने कोई हत्या करी है तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ फांसी थी, सुनवाई नहीं होनी, सुना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वैसी व्यवस्था थी और ऐसी व्यवस्था के चलते ही यह व्यवस्था दे दी गई। मतलब यह है कि ये जो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जिस प्रकार की व्यवस्था कहीं कहीं इस बात को लेकर के जो बीएन राव ने या जब फ्रैंकफर्टर से यह बात समझ करके आए और उन्होंने इस बात के लिए कहा कि नहीं इसमें इस प्रकार की व्यवस्था दे दी जाए, अर्थात अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ रख दिया जाए। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही किसी व्यक्ति को उसके जीवन से वंचित किया जा सकता है, ऐसी व्यवस्था दे दी जाए।
तो ऐसी व्यवस्था देकर के हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमने बुरा नहीं किया, लेकिन बाद में समस्याएं आने लगी और उसी बाद की समस्या को लेकर के ये तमाम सारे जो केसेस है, मैंने कहा कि 303 को इसीलिए निष्प्रभावी कर दिया गया, जो हमारे आईपीसी में सबसे बड़ा दंड था। आईपीसी का सबसे बड़ा दंड, आप सोच सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी। तो हमने ये देखा कि बहुत सारी चीजें, हम लोग सामान्य रूप से एक्सीडेंट को एक्सीडेंट मानते हैं, क्योंकि वो हमारे यहाँ लिखा गया है कि जनरल एक्सेप्शन में एक्सीडेंट को बताया गया है, धारा 80 है। लेकिन एक्सीडेंट क्या है आज भी पूछा जाए तो बहुत सारे लोगों को ये होता है कि एक्सीडेंट हो गया, ऐसे ही हो गया। तो ऐसे ही हो गया नहीं, उसमें बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना है। क्या रखना है? कहता है कि भाई एक तो दुर्घटना से दुर्भाग्य से हो जाए, ऐसी चीज दुर्घटना या दुर्भाग्य से हो सकती है, बिना आशय हो सकती है, होना चाहिए, बिना आशय होना चाहिए, बिना ज्ञान के होना चाहिए, विधिपूर्ण कार्य करते हुए होना चाहिए, विधिपूर्ण जो है इंस्ट्रूमेंट से होना चाहिए, तरीके से। तो यदि ऐसा हो रहा है तो ही एक्सीडेंट माना जाएगा, अन्यथा एक्सीडेंट नहीं माना, तभी वो बचाव हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। यानी इतनी सारी चीजें, और हम क्या कहते हैं, दो आदमी आपस में लड़ गए, हमने कहा एक्सीडेंट हो गया, लेकिन वो एक्सीडेंट तो नहीं है, वो और भी कुछ हो सकता है। हो सकता है कि दोनों का आशय नहीं रहा हो सकता है दोनों को इस बात का ज्ञान न रहा हो सकता है कि कोई और भी बात रही। लेकिन ये सारी चीजें हमने ये देखा कि ये सारी चीजें भी इस तरह से है, व्यवस्थित है, वो बचाव है। एक व्यक्ति, एक हमारा विद्यार्थी था, उसने पूछा कि सर, एक हमारे यहाँ जैसे हम लोगों ने देखा भी है कि हमारे यहाँ बनारस की गलियां बड़ी तंग है, और बनारस की गलियों में दो व्यक्ति, उस गली में दो व्यक्ति निकल जाएं तो शरीर छुए बिना नहीं रह सकता। और दो भूत प्रतिद्वंदी कम कहें, दुश्मन कहें, कि दो भूत दुश्मन आमने सामने दिखते हैं और उस गली से ही निकलना है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि वह कैसे संभव नहीं है कि एक दूसरे का शरीर छुए बिना निकल जाए। वो और भी चौड़ा होकर के चलने लगता है। सामने वाले को भी इस बात का कि ये दिखाने का भी प्रयास करता है, सीना फुला करके, शरीर को चौड़ा करके चलेगा, ताकि उसका शरीर उसके शरीर से जरूर टच हो जाए। बात तो सामान्य है। हमारे यहाँ इसके लिए व्यवस्था भी है, इसके लिए दंड की व्यवस्था है, लेकिन कहता है कि ऐसे तुच्छ बातों के लिए विधि या विधि कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। होता सब है, आशय भी है, उस व्यक्ति का यह भी आशय है कि हम चलेंगे, मारेंगे, धक्का देंगे। सामने वाला भी वही सोच करके आ रहा है, उसका इंटेंशन भी है, वो मार भी रहा है, इसके बावजूद भी क्या कहता है, विधि कहती है जाने तो छोड़ दो, छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा धारा 95 कहता है आईपीसी। तो इस बात के लिए भी छोटी मोटी बातों, पेटी ऑफेंसेस पर उस पर ध्यान नहीं देना, लिटिगेशन नहीं फाइल कर लेना, अरे भाई ठीक है, गोली तो नहीं चाहिए, ऐसा कुछ करके आपराधिक बल का प्रयोग किया। तो बल का प्रयोग किया, आपराधिक बल का प्रयोग किया, इंटेंशन भी था, सब कुछ था, इसके बावजूद भी कि नहीं ठीक है, छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा करके। तो एक इस तरह की बात को भी देखने को मिलता है कि नहीं, आप इन सारी चीजों को भी देखिए। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको हमको समझना है या हमको जानना है। उन सारी बातों को हमारे समय सीमाएं हैं, और आप सभी भी आए हैं, और भी हमारे साथी लोग का है, उनको भी सुनना चाहेंगे आप।
तो भी इन्हीं सारी उम्मीदों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।